सबसे पहले तो मानव संपदा साइट का URL है ehrms.upsdc.gov.in। इसके माध्यम से आप अपने आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करेंगे। यहाँ आप अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, बेसिक एजुकेशन। EHRMS कोड जो भी आपका है वो डालेंगे। आज के इस YouTube कार्यशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तकनीकी कारणों से कार्यशाला समय पर प्रारंभ नहीं हो सकी, जिसके लिए खेद है। अब जिन उद्देश्यों के लिए कार्यशाला बुलाई गई है, उन्हीं उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए NIC से हमारे साथी सुनील कुमार जी बिंदुवार, जो आप लोगों के माध्यम से, आपके व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से समस्याएं आपकी प्राप्त हुई हैं, उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग क्योंकि तकनीकी पहलू हैं, तो बहुत ही ध्यान से सारी चीज़ों को आप लोग समझने का प्रयास करें। आवश्यकता अनुसार इसको नोट डाउन भी करते चलेंगे। हालांकि भविष्य के रेफरेंस के लिए इसी लिंक से आप इस वीडियो को जितनी बार चाहेंगे उतनी बार देख सकेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लगाते हुए मैं अनुरोध करूंगा सुनील जी से कि आप बिंदुवार शिक्षक साथियों के बीच अपनी बातों को रखें। धन्यवाद। सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। ये मानव संपदा साइट में जो भी आप लोगों को समस्याएं आती हैं, उसके लिए ये कार्यशाला रखी गई है। तो सबसे पहले तो ये आपका लीव मॉड्यूल के बारे में बताएंगे हम। लीव अप्लाई कैसे करेंगे और लीव को अप्रूव कैसे करेंगे। सबसे पहले अवकाश हेडमास्टर, जो भी हेडमास्टर लीव अप्लाई करना चाहते हैं, वो अपना रिपोर्टिंग हेडमास्टर को बनाएंगे। और हेडमास्टर एक मिनट, देखिए, पहला तो किसी भी प्रकार के अवकाश को अप्लाई करने के लिए आवश्यक स्टेप है कि हम रिपोर्टिंग ऑफिसर का चुनाव करें। इसके लिए जितने भी सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक या जो चतुर्थ श्रेणी के कार्मिक हैं विद्यालयों में, ये सभी लोग अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को रिपोर्टिंग ऑफिसर रखेंगे। अवकाश चाहे किसी भी प्रकार का हो, प्रधानाध्यापक के माध्यम से ही फॉरवर्ड होकर के खंड शिक्षा अधिकारी के स्तर पे जाएगा। अब जो अवकाश खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा स्वीकृत किया जाना है, वो खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में उनके स्तर से भी फॉरवर्ड होकर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के पोर्टल पर प्रदर्शित होगा। तो जो आपके प्रधानाध्यापक होंगे, वो अपने सभी प्रकार के जो अवकाश हैं, वो अवकाश खंड शिक्षा अधिकारी को रिपोर्टिंग ऑफिसर बना करके उन्हें प्रेषित करेंगे। और जैसा कि पहले बताया, खंड शिक्षा अधिकारी के स्तर से स्वीकृत करने के जो अवकाश हैं वो स्वीकृत करेंगे और शेष को वो आगे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के लिए फॉरवर्ड कर देंगे। तो रिपोर्टिंग ऑफिसर बहुत ही सावधानी से बनाएं। अब सुनील जी आपको बताएंगे रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाने के बाद आप किस प्रकार से अवकाश अप्लाई करेंगे, चाहे जिस पद पर हो। सबसे पहले आपको बताया जा रहा है स्क्रीन शेयर करते हुए कि किस प्रकार से अवकाश को आप अप्लाई करेंगे।
अवकाश अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको पोर्टल खोलना है। उसके बाद ये HRMS लॉगिन पे जाकर आप अपना आईडी और पासवर्ड इसमें इंटर करेंगे। लॉगिन करने के बाद ऐसी स्क्रीन आपको दिखेगी। इसमें 6 ऑप्शन मिलेंगे आपको: जनरल, लीव मॉड्यूल, ट्रांसफर मॉड्यूल, ACR APR, पेरोल मॉड्यूल और सर्विस बुक। अभी आपके विभाग में केवल लीव मॉड्यूल और सर्विस बुक और पेरोल तीन मॉड्यूल लाइव हुए हैं। पहला लीव मॉड्यूल है, इसमें आप लीव अप्लाई कैसे करेंगे ये हम बताने जा रहे हैं। लीव अप्लाई करने के लिए लीव मॉड्यूल पे क्लिक करना है। उसमें माई लीव आएगा। माई लीव के अंदर अप्लाई लीव, यहाँ क्लिक करेंगे। सबसे पहली स्क्रीन जो दिखेगी, इसमें आपको रिपोर्टिंग बनाना होता है। जैसा बीओ सर ने बताया अभी, रिपोर्टिंग असिस्टेंट टीचर, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और प्यून का रिपोर्टिंग जो है प्रधानाध्यापक होगा, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। ये पहले से सिलेक्ट रहेगा तो एडिट का ऑप्शन आएगा या ऐड करने का ऑप्शन आएगा, अगर नहीं ऐड है तो। अब यहाँ 2 टाइप से आप रिपोर्टिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। एक, अगर आपको अपने प्रधानाध्यापक का ये HRMS कोड पता है तो आप डायरेक्ट उनका कोड डाल के यहाँ व्यू करेंगे। व्यू करना आवश्यक इसलिए है कि अगर थोड़ा सा भी आप नंबर में गलत कर देते हैं तो दूसरा एम्प्लॉय आपका रिपोर्टिंग बन जाता है, फिर आपकी एप्लीकेशन दूसरी जगह चली जाती है। तो इसलिए जब रिपोर्टिंग बनाए तो व्यू बटन का उपयोग जरूर करें। अगर आपको HRMS कोड नहीं पता है तो आप फिक्स बाय सर्च में जाएं और अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर का ऑफिस तक यहाँ से सेलेक्ट कर लें, जो भी ऑफिस है उनका, वहां तक जाएं, तब ये आपके रिपोर्टिंग का नाम आ जाएगा। iOS में काम नहीं कर रहा, इसमें ड्रॉप डाउन काम नहीं कर रहा, लेकिन ये आप यहाँ से सेलेक्ट करते हुए रिपोर्टिंग ऑफिसर जब आ जाएगा तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। अब हम वापस अप्लाई लीव पे आ जाते हैं। रिपोर्टिंग हमारा बन गया है। यहाँ अवकाश टाइप आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा अवकाश लेना है। यहाँ पे EL है, CL है, RH है, मेडिकल लीव है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव है और मेडिकल हाफ पे। बेसिक शिक्षा विभाग में आपके यहाँ ये एक मेडिकल हाफ पे और रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज नहीं चलते हैं, तो आप कैजुअल लीव, मेडिकल लीव और EL अप्लाई कर सकते हैं। कैजुअल लीव में कुछ लोग हाफ डे लीव अप्लाई कर देते हैं, जो कि बेसिक शिक्षा विभाग में मान्य नहीं है, तो कृपया हाफ डे लीव ना अप्लाई करें। कैजुअल लीव हमको लेना है, कब से कब लेना है ये सिलेक्ट करना है। 25 तारीख को छुट्टी है तो ये सिस्टम बता देगा छुट्टी है। 28 की अप्लाई करके हम दिखा रहे हैं आपको। अब यहाँ आपको बता देते हैं, सफिक्स और प्रीफिक्स में काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सफिक्स क्या होता है और प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स वो होता है जैसे आपको 28 तारीख से लीव अप्लाई कर रहे हैं आप, मान लीजिए आप 27 तारीख से लीव अप्लाई कर रहे हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं ना हिंदी में, प्रीफिक्स मतलब जो है कि जो उपसर्ग और प्रत्यय सुनते हैं ना, तो वही है इंग्लिश में। जो हम देखते हैं कि उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में, ऐसे ही प्रीफिक्स मतलब
जो हम अवकाश आवेदन कर रहे हैं, प्रीफिक्स सफिक्स का पहला तो बता दें कि जो है कैजुअल लीव के मामले में ही महत्वपूर्ण है, अन्य उसमें जो है तो प्रीफिक्स मतलब जिस दिवस का आप अवकाश ले रहे हैं उससे क्या पूर्व के दिवसों में कोई सार्वजनिक अवकाश है, और सफिक्स का मतलब जब आपकी अवकाश अवधि समाप्त हो रही है ठीक उसके अगले दिन या अगले दिनों में कंटिन्यूअंस में सार्वजनिक अवकाश हैं, तो इसको समझते हुए प्रीफिक्स और सफिक्स भरा जाना है। जैसे कि आज 24 दिसंबर है, 24 दिसंबर का आकस्मिक अवकाश अप्लाई करेंगे तो हम 25 दिसंबर और 26 दिसंबर 2 दिन छुट्टी है, तो उसको 2 दिन हम सफिक्स में डालेंगे। और यही अवकाश यदि हम जो है 27 दिसंबर का ले रहे होते तो हम प्रीफिक्स में डालते 2 दिन कि हम जो है ये क्रिसमस का अवकाश और ये रविवार का अवकाश प्लस ये हमारा आकस्मिक अवकाश, ये तीनों एक साथ। तो प्रीफिक्स में जो हम आकस्मिक अवकाश ले रहे हैं उससे पहले के दिनों को, और सफिक्स में जो अवकाश ले रहे हैं अवकाश से थी उसके बाद के दिनों के अवकाश दिनों को, उन दिनों की गिनती को अंकित किया जाना है। जब आप डेट सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ नंबर ऑफ डेज ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ आप ध्यान देंगे कि बीच में अगर सैटरडे संडे या कोई हॉलीडे है और आप लगातार छुट्टी ले रहे हैं तो इसको ब्रेक करके छुट्टी लें, नहीं तो आपके सारे दिनों का काउंट यहाँ पे आ जाएगा। जैसे 24 से 27 लेना था, 24 का अलग पाएगा। हाँ, जैसे 24 से 27 अगर आपको लीव लेना था और 25-26 छुट्टी है तो आप 24 का अलग लेंगे और 27 की छुट्टी अलग लेंगे। यहाँ किस ग्राउंड पे आपको चाहिए, सीएल है तो सीएल लिख देंगे। एड्रेस ड्यूरिंग लीव, छुट्टी के दौरान आप कहाँ रहेंगे। कोई अटैचमेंट है तो आप चूज फाइल से जाके अटैच कर सकते हैं, इसमें जेपीजी और पीडीएफ ही लगेगा। और सबमिट कर देंगे। आपकी छुट्टी अप्लाई हो गई। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन है व्यू बैलेंस का। यहाँ से आप अपने खाते में, आपके खाते में कितने, कौन सी लीव के कितने बैलेंस है वो देख सकते हैं। कैजुअल का लीव है 7, अर्न लीव जितना भी हो, ये सारे बैलेंस आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर अवकाश के प्रकार में जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अर्नड लीव लिखा है, ये 300 बैलेंस दिख रहा है। इसमें अभी ब्लॉक स्तर से इसमें संशोधन की कार्रवाई कराई जाएगी। ये जो प्रतिवर्ष 1 वर्ष की सेवा पर एक अवकाश देय होता है उसको इसमें क्रेडिट कराने की कार्रवाई शीघ्र ही कराई जाएगी। जो हम देख रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, हिंदी में असाधारण अवकाश, या जो आम शब्दों में जिसको जो है अवैतनिक अवकाश मानते हैं, उसको इसके अंदर अप्लाई करेंगे। और जो रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है ये कार्यालय कर्मियों के लिए है, और बाकी के दोनों अवकाश आप जानते ही हैं। तीसरा ऑप्शन है व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। इस बटन के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। अभी हमने सीएल अप्लाई किया था तो हम सीएल का स्टेटस देखेंगे किसके पास पेंडिंग है। ये आपको दिखा रहा है आपका रेफरेंस नंबर क्या है, लीव टाइप क्या है, कब आपने अप्लाई किया और कब से कब के लिए किया है, सफिक्स डेज क्या है और आपके लीव की स्टेटस क्या है। ये अप्रूवल पेंडिंग दिखा रहा है। जिस अधिकारी के पास पेंडिंग रहेगा उसका नाम यहाँ पे प्रदर्शित होता है, तो आप इनसे संपर्क करके अपनी एप्लीकेशन को अप्रूव या फॉरवर्ड जो भी कराना है वो करा सकते हैं। जो स्वीकृत हो चुकी हैं
उसमें अप्रूव्ड लिख के आएगा और किसने अप्रूव किया वो सामने दिखेगा। आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं अप्रूव एप्लीकेशन का। ये इस प्रकार का आपका निकलेगा। ये हमारा डेमो यूजर है तो इस पे थोड़ा सही नहीं दिख रहा है, आप जब निकालेंगे तो वो सही दिखेगा। नेक्स्ट ऑप्शन कैंसिल लीव। इसके माध्यम से आप अगर पहले से ही छुट्टी अप्लाई कर चुके हैं तो आप उसको अगर नहीं जाना अवकाश पे तो आप कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल सेम डे, जिस दिन से आपने छुट्टी आपकी स्टार्ट होने वाली है उस दिन की छुट्टी अब कैंसिल नहीं हो पाएगी। उससे अगर कैंसिल करना है तो उस दिन से पहले आप कैंसिल कर लें, अन्यथा आपको कैंसिल कराना है तो आपके रिपोर्टिंग के पास कैंसिलेशन रिक्वेस्ट जाएगी। अगर वो अप्रूव करेंगे तब आपका लीव कैंसिल होगा। इसी में नेक्स्ट बटन है, ये तो आपका प्रीवियस अप्लाइड लीव है। उसके जस्ट नीचे कैंसिलेशन रिक्वेस्ट स्टेटस, अगर आप कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डाल देंगे तो वो लीव यहाँ पे आ जाएगी। ये अपने कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डाली, ये अब लीव हमारी कैंसिलेशन रिक्वेस्ट पेंडिंग, जिस अधिकारी के पास पेंडिंग रहेगा उसका नाम यहाँ पे आएगा। अब होता क्या है, जो सीसीएल वगैरह कुछ हेडमास्टर गलती से सीसीएल या मेडिकल अप्रूव कर देते हैं जो कि वो अप्रूव करने के अधिकारी नहीं होते हैं। उस केस में एम्प्लॉय से आप कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डालेंगे। कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट आपको यहीं पे मिलेगी, आप इसको इस पे जाके एक्शन ले लेंगे। ये रिपोर्टिंग ऑफिसर जब लॉगिन करेगा तो यहाँ पे जाएगा अदर लीव में व्यू कैंसिलेशन रिक्वेस्ट, यहाँ पे एप्लीकेशन दिखेगी, आप इसको अप्रूव करेंगे। अगर गलती से लीव अप्रूव हुई है जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर की थी तो आप उस कैंसिलेशन रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देंगे। जब ये अप्रूव कर देंगे तो पुरानी लीव आपकी कैंसिल हो जाएगी, फिर एम्प्लॉय से आप नई लीव अप्लाई करवा देंगे। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। कई बार होता है प्रधानाध्यापक के पास आपने मैटरनिटी लीव, सीसीएल, मेडिकल या 4 दिन से अधिक का आकस्मिक अवकाश का आवेदन ऑनलाइन किया और त्रुटिवश या जो है गलती से उनके द्वारा अप्रूव कर दिया गया। क्योंकि आप भली बात अवगत हैं कि ये सारे जो भी अवकाश मैंने अभी बताए वो प्रधानाध्यापक द्वारा स्वीकृत किया जाना नियमानुसार नहीं, प्रधानाध्यापक के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में यदि त्रुटिपूर्ण अवकाश स्वीकृत हो जाते हैं, पहला तो यहाँ पर यही कहना है कि सभी प्रधानाध्यापक आप देखेंगे कि 4 दिवस तक के आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सारे सभी प्रकार के अवकाश के जो भी आपको अनुरोध पत्र ऑनलाइन प्राप्त होंगे उनको आप फॉरवर्ड ही करेंगे। कार्य महत्वपूर्ण है, सावधानी से ही करेंगे, त्रुटि नहीं होनी चाहिए। फिर भी किसी रूप में यदि त्रुटि हो गई है तो आपको संज्ञान में आ जाएगा। जिस कार्मिक की लीव थी, जिस कार्मिक का अवकाश प्रार्थना पत्र था, उस कार्मिक के द्वारा अपना ऐसी त्रुटिपूर्ण जो स्वीकृति हो गई है इसके सापेक्ष कैंसिलेशन, लीव कैंसिलेशन रिक्वेस्ट जनरेट की जाएगी। जैसे प्रक्रिया अभी सुनील जी ने आपको बताया उस प्रकार से लीव कैंसिलेशन रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे। अब ध्यान देना है रिपोर्टिंग ऑफिसर को अर्थात प्रधानाध्यापक महोदय को कि ऐसी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है, अप्रूव करना है, न कि काफी सारे प्रकरण यहाँ पर प्रदेश स्तर पर आते रहते हैं कि एम्प्लॉय को सलाह दी गई कि आप जो है कैंसिलेशन रिक्वेस्ट डाल दीजिए, लेकिन जो रिपोर्टिंग ऑफिसर अर्थात विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे उनके द्वारा उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसी जो लीव कैंसिलेशन
रिक्वेस्ट आई और त्रुटिपूर्ण है मामला, तो उसमें आप उस लीव कैंसिलेशन रिक्वेस्ट को हेडमास्टर के या जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उनके द्वारा उसको अप्रूव किया जाना है। तो इसको बहुत सावधानी से करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, सेंड एक्सटेंशन रिक्वेस्ट। यहाँ जो लीव आपको बढ़ानी है, अप्रूव्ड लीव ही एक्सटेंड होती है। जिस अप्रूव्ड लीव को आप बढ़ाना चाह रहे हैं उसका रेफरेंस नंबर डालना पड़ेगा। रेफरेंस नंबर आप एप्लीकेशन स्टेटस से जाके ले सकते हैं। रेफरेंस नंबर डाल के आप सर्च करेंगे। ठीक है, रेफरेंस नंबर वैसे रेफरेंस नंबर पे जाओ। बैक डेट को कैसे एक्सटेंड करेगा, समझ रहे हैं, इसलिए नहीं ले रहा वो। बैक डेट अप्लाई बहुत दूर की है ना, कुछ करंट डेट की अप्लाई होती तब लेता हूँ एक्सटेंशन। इसमें जो हमारे पास एप्लीकेशन है ये काफी पुरानी है, इसलिए यहाँ से इनवैलिड रेफरेंस नंबर बता रहा है। अगर आपको लीव एक्सटेंड करना है तो आप रेफरेंस नंबर डाल के यहीं से आप सर्च करेंगे। एक बॉक्स खुल के आएगा जिसमें आपको कब तक की लीव एक्सटेंड करना है उसकी डेट पूछेगा, वो डेट डालना है और सफिक्स डेज अगर कुछ है तो आप वहां एंट्री करके और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट। सीएल के अलावा और किसी भी अवकाश पे अगर आप गए हैं तो उसमें ऑनलाइन ज्वाइनिंग जरूरी होती है। से मेडिकल पे गए हैं, सीसीएल पे गए हैं या मैटरनिटी लीव, कोई भी लीव सीएल के अलावा, सीएल की ज्वाइनिंग नहीं जरूरी है, बाकी सारे अवकाश पे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन ज्वाइनिंग में जाके यहाँ सेंड रिक्वेस्ट करेंगे। यहाँ ज्वाइनिंग डेट दिखाएगा क्या ज्वाइनिंग आपको किस डेट पे ज्वाइनिंग करनी थी उस लीव के बाद। ओके करेंगे। यहाँ आप 27 तारीख बाय डिफॉल्ट ज्वाइनिंग डेट आ गई। अगर आप पहले ज्वाइन कर रहे हैं तो आप इस डेट को चेंज करेंगे, ये अर्ली ज्वाइन हो जाएगा। डेट क्योंकि अब निकल गई है इसलिए अर्ली ज्वाइन नहीं कर सकते इस पे। अगर आपको अर्ली ज्वाइन करना है, अगर डेट बची हुई है तो आप अर्ली ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे अभी ऐसा आप किसी भी अवकाश में, चाहे आपने किसी बार आपने जो है 5 दिन की सीएल स्वीकृत करा ली और आपको लगता है आपका काम हो गया, अब आप वापस आना चाहते हैं, 5 दिन के अवकाश को आप जो है सीएल पे नहीं, अच्छा सीएल पे नहीं है, बाकी सारे जैसे जो है सीसीएल है आपकी या मेडिकल लीव है, आपने पूर्व में जितने दिन की आवेदन किया उतनी स्वीकृत हो गई,
परंतु आपको फिटनेस पूर्व में मिल जाती है, जितने दिन की ली थी उससे पहले की ही, अथवा आप सीसीएल में भी जिस भी उद्देश्य से ली थी वो उद्देश्य पूरा हो जाता है उससे पहले ही, तो आप निर्धारित अंतम से पहले भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ चूंकि जो है 27 नवंबर तक की 27 नवंबर को ज्वाइन करना था, वो डेट निकल चुकी है, इसलिए यहाँ पर पीछे की डेट्स नहीं शो हो रही हैं। लेकिन आज होते अगर जो है हम और 5 जनवरी तक की अवकाश स्वीकृत होता तो आज 27 नवंबर या जितना भी दिख रहा है करंट डेट में भी ज्वाइन कर सकते थे। तो इस प्रकार यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट इस वाले से जो है हम लोग जो है ले रहे हैं। एक तो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट हर हाल में जो सीएल के अलावा सभी प्रकार के अवकाश में डालनी ही डालनी है। यहाँ पर यह भी बताना है कि अगर ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आपने नहीं डाली है और वो अप्रूव नहीं हुई है, दोनों ही कंडीशन है, डालेंगे तभी अप्रूव होगी। अगर ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट डाली और अप्रूव करने की कार्रवाई नहीं हुई है तो नेक्स्ट आपके कोई भी अवकाश अप्लाई नहीं होंगे उसके बाद। तो ये बहुत ही आवश्यक कदम है। तो पहला तो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट इस उद्देश्य से भी डालना है, पहला तो आप अवकाश से वापस आ गए इसकी सूचना है। दूसरा ये बाध्यकारी है, अगर जो डालेंगे नहीं तो नेक्स्ट टाइम लीव अप्लाई हो नहीं पाएगी आपकी। आप बहुत कोशिश करेंगे कि सर्वर की दिक्कत है क्या है, बहुत सारे लोगों से आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, लेकिन इसको ध्यान रखें ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अनिवार्य रूप से डालनी है। अगला तीसरा इसका यहाँ पर जो है उपयोग यह है कि यदि आप जो है अर्ली ज्वाइनिंग चाहते हैं, आप जो है अवकाश अवधि से पूर्व ज्वाइन कर रहे हैं, तो भी यहाँ पर जो है करंट डेट जो सिलेक्ट होगी उस समय उस पर ज्वाइन कर सकते हैं, उस दिन का इंतजार नहीं करना है। तो इस प्रकार 3 रूप में इसको प्रयोग करना है। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। पूरा क्या लिखना है? अगर आप सुबह ज्वाइन कर रहे हैं तो फोरनून, आफ्टरनून दोपहर के बाद। अगर पहले ज्वाइन कर ले रहे हैं तो रीजन डाल देंगे कि अर्ली ज्वाइन क्यों कर रहे हैं। अगर कुछ अटैचमेंट है तो आप लगा सकते हैं फिटनेस, जैसे मेडिकल पे गए हैं, अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो फिटनेस आवश्यक है, आप यहाँ से अटैचमेंट कर देंगे फिटनेस का और सबमिट कर सेव कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कैलेंडर है, इसका कोई महत्व नहीं, यहाँ से आप बस देख सकते हैं कब कब सैटरडे है, संडे है, गवर्नमेंट हॉलीडेज। ये नया ऑप्शन है व्यू सीएल बुक, इसके माध्यम से आप अपने सीएल का लेखा जोखा देख सकते हैं कि कब कब आपने अवकाश लिया, किस ईयर में कौन कौन से दिन आप छुट्टी पे थे। करंट मंथ का नहीं दिखेगा, नहीं वो भी कर दिया। ये आपका सीएल बुक है, 14 सीएल से स्टार्टिंग हुई आपकी, एक लीव लिया है 13 सीएल बचे, फिर 13 से स्टार्टिंग हुई आपकी 12 सीएल बचे। या आपके जो भी जब जब लिया है उसका एक पासबुक टाइप का है सीएल बुक। ये स्टेशन लीव है, आवश्यकता अनुसार आप अप्लाई कर ये डेवलप हो रही है, अभी आप शुरू नहीं हुआ, 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। अगर आपको स्टेशन लीव लेना है तो आप यहाँ से अप्लाई करेंगे। प्राप्त आवेदनों का निस्तारण है। बता दें पूरा पेरोल भी। अब यहाँ पर जैसे आपको प्रथम चरण में ये बताया गया कि कौन कौन से अवकाश हैं, किस प्रकार उनको अप्लाई करना है, या अवकाश के उपरांत किस प्रकार से आप ज्वाइनिंग रिपोर्ट भेजेंगे, अथवा इन बिटवीन अवकाश अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो किस प्रकार से आप अर्ली ज्वाइनिंग रिपोर्ट भेजेंगे, किस प्रकार से आप रिपोर्टिंग ऑफिसर को सेलेक्ट करेंगे। अब ये तो अवकाश आवेदन की प्रक्रिया बताई गई। अब रोल आता है अवकाश की स्वीकृति का। प्रधान अध्यापक के स्तर पे या रिपोर्टिंग ऑफिसर जो भी हो, उनके स्तर पे जो भी प्रार्थना पत्र आवेदन पत्र ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त होते हैं, क्यू जनरेट होती है, उनका निस्तारण किस प्रकार से किया जाएगा उसको स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है। बताने में फिर वही बात एक बार पुनः रिपीट करनी है कि ध्यान देना है कि प्रधान अध्यापक के द्वारा जो भी अवकाश उनके लेवल पर
स्वीकृत नहीं होने हैं वो उनके द्वारा फॉरवर्ड ही किए जाने हैं। अप्रूव कदापि नहीं करेंगे, बहुत सावधानी से काम करेंगे। अगर आपको लीव अप्रूव करना है तो आप अदर लीव में जाएंगे, माई लीव से आप अपनी लीव अप्लाई करेंगे, उसका स्टेटस देखेंगे। अदर लीव से आपके पास जो लीव आई हैं उस पे आप एक्शन लेंगे। यहाँ अदर लीव में जाएंगे, जो भी पेंडेंसी आपके पास है वो व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट में दिखेगी। इस पे कोई पेंडेंसी नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा। रिपोर्टिंग की आईडी से लॉगिन कर ले रहे हैं जिस पे लीव अप्लाई किया। ये इनके पास 2 रिक्वेस्ट आई हैं। यहां से आप एक्शन में जाके अप्रूव, रिजेक्ट और फॉरवर्ड और व्यू, ये 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। अगर सीएल है 3 दिन की तो आप अप्रूव कर देंगे इसको, 3 दिन या 4 दिन की। सीएल के अलावा बाकी भी कोई भी लीव हो या सीएल भी 4 दिन से ऊपर की है और आप हेडमास्टर हैं तो आप इसको फॉरवर्ड करेंगे। जैसे ही फॉरवर्ड पे करेंगे ये मैसेज आएगा। यहाँ जो भी कमेंट रिपोर्टिंग ऑफिसर नहीं बना है, यहाँ से आप फॉरवर्ड करेंगे या आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास स्वतः चला जाएगा। अगर आप 4 दिन की सीएल है या उससे कम की सीएल है तो आप इसको अप्रूव पे क्लिक करेंगे। कमेंट है कुछ तो कमेंट लिखेंगे, ओके करेंगे, ये लीव अप्रूव हो जाएगी। वाला केस तो नहीं दिखेगा। यहाँ पर जैसा कि आपको बताया गया हेडमास्टर की परिस्थिति में भी आपको जो 4 दिन तक की सीएल है उसमें आपके ऑप्शन है आपके पास, आप अप्रूव कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। वो प्रधानाध्यापक का निर्णय है, परंतु प्रत्येक दशा में आपको कमेंट देना ही देना है, कमेंट लिखना ही होगा कि क्यों आपने ऐसा निर्णय लिया है। यहाँ पर जैसा कि अभी हमारे साथी बोल गए कि ऐसे अप्रूव करेंगे, तो यहाँ ये नहीं कहा जा रहा हर हाल में अप्रूव करना है। ये आपका निर्णय, स्वीकृतकर्ता का निर्णय है, किस प्रकार जो है उसको अप्रूव करना है या आप कैसी काम की आवश्यकताएं हैं क्या है, उस पर आपको अधिकार दिया गया, आपको निर्णय लेना है। ये व्यू ऑप्शन से जाके आप लीव की डिटेल देख सकते हैं। कैजुअल लीव है, कब की लीव है, रेफरेंस नंबर क्या है, कितने दिनों की है, कब से कब के लिए अप्लाइड किया गया है, इस एम्प्लॉय का बैलेंस क्या है वो भी यहाँ पे दिखेगा, और उस कार्यालय के कितने कर्मचारी लीव पे हैं या स्वीकृत लीव है उनकी या पेंडिंग है, ये भी स्टेटस यहाँ पे दिखाई देता है। तो इसके माध्यम से आप देख सकते हैं एक स्कूल में अगर चार टीचर हैं या एक ही टीचर है, 4 टीचर हैं तो 2 छुट्टी पे हैं, तो उस स्थिति में स्कूल बंद हो जाएगा। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। टेक एक्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप लीव अप्रूव कर सकते हैं अथवा फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप रिपोर्टिंग ऑफिसर का कोड डाल के किसी को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये व्यू करेंगे जरूरी है, व्यू नहीं करेंगे तो किसी, अगर कोड हमारा गलत हो तो किसी और के पास जा सकता है। रिमार्क डाल के फॉरवर्ड कर देंगे। अगर ये HRMS कोड नहीं पता है आपको रिपोर्टिंग का तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्पोज्ड लीव। इस बटन के माध्यम से आप देख सकते हैं आपने किसकी किसकी छुट्टी अप्रूव की है और किसकी किसकी फॉरवर्ड किया है। फॉरवर्ड का एप्लीकेशन यहाँ पे दिखेगा और अप्रूव्ड या रिजेक्ट का इस डिस्पोज्ड रिक्वेस्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू कैंसिलेशन रिक्वेस्ट। इसी के माध्यम से आपको कैंसिलेशन को अप्रूवल या रिजेक्ट करना है। अगर गलती से लीव अप्रूव्ड हुई है, आप द्वारा गलती से अप्रूव्ड हो गई है और टीचर ने उसको कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डाली है, तो आप उसको अप्रूव करेंगे। यहाँ से अप्रूव करेंगे। और अगर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट ऐसी है कि किसी ने छुट्टी अप्लाई कर दिया और उसका उपभोग नहीं किया है, तो उस केस में आप इसको कैंसिलेशन रिक्वेस्ट को अप्रूव उस केस में भी आप अप्रूव करेंगे। चौथा ऑप्शन है व्यू ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट। तो अध्यापक लोग जो आपकी ज्वाइनिंग डालेंगे वो यहाँ पे दिखेगी आपको। इस ऑप्शन में जाके आप टेक एक्शन में ज्वाइन करा सकते हैं। व्यू एक्सटेंशन रिक्वेस्ट के माध्यम से आप जो भी एक्सटेंशन इनके पास है, एक्सटेंशन मोस्टली हेडमास्टर के पास नहीं आएंगी, वो बीओ और बीएसए के पास जाएंगी, क्योंकि मेडिकल और सीसीएल वगैरह बीओ और बीएसए सर ही करते हैं। एक्सटेंशन जो अप्रूव किया हुआ अधिकारी है उसी के पास जाता है, वो रिपोर्टिंग के पास नहीं जाएगा। इसलिए ये आपके पास आएंगी नहीं रिक्वेस्ट इसकी, ये डायरेक्ट बीओ या बीएसए को जाएंगी। बाकी ये दो नए ऑप्शन बन रहे हैं स्टेशन लीव का, तो ये अभी चल नहीं रहे। एक्सटेंशन की समरी आप यहां से देख सकते हैं, रेफरेंस नंबर डाल के। अब लीव एक्सटेंशन कैसे अप्लाई करें वो हम बता दे रहे हैं आपको। लीव अगर किसी छुट्टी को आपको एक्सटेंड करना है तो आप माई लीव में सेंड एक्सटेंशन रिक्वेस्ट तो बताया था, लेकिन चल नहीं रहा। चलो बता चुके हो, ठीक है। अब देखिए लीव मॉड्यूल में जो एक कॉमन समस्याएं आ रही थी, जिन पे यहाँ पर से समाधान की अपेक्षा की जा रही थी, उसके बारे में आपको बताया गया है। उम्मीद है ये आपके लिए लाभप्रद रहा होगा। एक दो बिंदु और हैं, उनको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। आप देखते हैं कि कुछ एक्सेप्शनल केस आते हैं, जैसे किसी महिला शिक्षिका ने मातृत्व अवकाश लिया हुआ है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जो नवजात शिशु है वो नहीं रहता, 1-2 सप्ताह या महीने भर में अगर नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में मातृत्व अवकाश के स्थान पर जो एबॉर्शन लीव दिए जाने का प्रावधान है, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाएंगे उस पर थोड़ा सा बता दे रहे हैं। सबसे पहले तो क्या करना है, अगर ऐसी स्थिति आती है तो जो कार्मिक है जिन्होंने अवकाश लिया हुआ है, वो सबसे पहले तो अपनी आईडी से लीव कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे, मातृत्व अवकाश को कैंसिल कराएंगे अपना। वो अप्रूव जब हो जाएगा, कैंसिलेशन रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी, तो मातृत्व अवकाश निरस्त हो जाएगा। फिर आप जो है जिस तारीख से, जिस तिथि से आपका मातृत्व अवकाश था, उस तिथि से ही आप
एबॉर्शन लीव अप्लाई कर सकेंगे और वो स्वीकृत हो सकेगी। दूसरा, आपको फिर सचेत करना है। कई बार जो है जल्दबाजी में देखने में आया है, रिपोर्टिंग ऑफिसर को सिलेक्ट करते हैं। रिपोर्टिंग ऑफिसर बहुत ही सावधानी से सिलेक्ट करना है। जैसे कि सुनील जी ने बताया, आप HRMS कोड डालेंगे, उसके बाद व्यू के टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको उनका नाम और पदनाम भी लिख के आएगा। पूर्ण संतुष्ट होकर के यही उसको जो है ओके करें। गलत रिपोर्टिंग ऑफिसर सिलेक्ट कर लिया आपने, गलत जगह लीव रिक्वेस्ट चली गई तो आपका अवकाश अनिर्णित रहेगा, तो अनुपस्थित की श्रेणी में ही आपकी काउंटिंग होगी। दूसरा, जैसा कि आपने बीच में बताया था, जो लीव का जो कार्मिक के द्वारा इससे मतलब सेल्फ कैंसिलेशन, या हमने अपनी लीव अप्लाई की थी, हमने को कैंसिल करनी है, वो ऑप्शन यदि आज का अवकाश है, 3 दिन पहले से मैंने अप्लाई किया हुआ है, आज 24 तारीख है, मैंने 21 तारीख को CL अप्लाई की थी, मेरे लिए विकल्प उपलब्ध है, मैं 21 तारीख को उसको स्वयं कैंसिल कर लूं, 22 को कर लूं, 23 को कर लूं, 24 को वो कैंसिल करने का विकल्प सेल्फ कैंसिलेशन रिक्वेस्ट जनरेट नहीं होगी। तो कृपया सचेत रहें। यदि आपका काम जो था, जिस दिन आप 24 तारीख का अवकाश ले रहे थे, 24 तारीख का काम आपको पहले हो गया या बाद में किसी दिन होना, आप 24 तारीख का अवकाश नहीं चाहते हैं, तो कृपया जो है 21 से 23 के बीच में निर्णय अवश्य ले लें। जो बात हो रही थी लीव एक्सटेंशन की, तो फिर से रिपीट करना है कि लीव एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट उन्हीं केसेस में जनरेट हो सकेगी जो लीव ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं। अगर अभी पेंडेंसी है, वो पहले की लीव अप्रूव नहीं हुई है, तो आगे भी उसका एक्सटेंशन पोर्टल के माध्यम से अलाउ नहीं होगा। आकस्मिक अवकाश के बीच में बताया गया आपको, आज का आप अवकाश चाहते हैं 24 तारीख का, आप 27 दिसंबर का भी चाहते हैं, तो 24 तारीख से 27 तारीख का आपने अप्लाई कर दिया, तो बीच में क्रिसमस और संडे वाले अवकाश भी आपके CL के बैलेंस में से 4 अवकाश घट सकते हैं। तो पोर्टल पर इस तरीके की स्थिति हो कि सार्वजनिक अवकाश के पहले और बाद में अवकाश ले रहे हैं, तो एक अलग रिक्वेस्ट 24 तारीख की अलग डालेंगे और 27 तारीख की अलग डालेंगे। अब बात आती है, आप ट्राई कर रहे हैं, अवकाश अप्लाई ही नहीं हो पा रहा है। अवकाश अप्लाई नहीं हो पाने के कारण अभी बीच में चर्चा के दौरान बताया भी था, जब बात हो रही थी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट की, वो कारण हो सकता है, और भी ये आपके जो है अन्य कारण हैं। पहला तो ये हो सकता है, मैसेज आपको दिखेगा ऑलरेडी ऑन लीव। अगर आप जो है अप्लाई करने की कोशिश करें और अप्लाई नहीं हो रहा, मैसेज आपको प्रदर्शित हो ऑलरेडी ऑन लीव। इस मैसेज का अर्थ है कि जिस दिन आप अवकाश अप्लाई कर रहे हैं, उस तिथि को पहले ही आपके द्वारा आपका अवकाश अप्लाई किया जा चुका है। उस तो एक ही तिथि के संबंध में 2 जो है अवकाश रिक्वेस्ट आपकी वो नहीं जनरेट हो सकेंगी। दूसरा क्या कारण हो सकता है, ऑलरेडी ऑन लीव इन दीज डेज। अगर ऐसा मैसेज आपको प्रदर्शित हो रहा अवकाश आवेदन करने समय, तो इसका मतलब है आपने जो पहले जो सफिक्स में लीव्स लिखी थी, सफिक्स का कई बार पीछे लोगों ने गलत मतलब समझा, सही से समझ नहीं सके, तो उन्होंने जितने अवकाश लीव बैलेंस बचा था किसी ने उतने लिख दिए, या किसी के जितने जो है जितने अवकाश का उपभोग हो चुका था वो लिख दिए। तो अगर जो है सफिक्स लीव जितनी आपने लिखी हैं, वो ड्यूरेशन बीत नहीं जाएगी जब तक, तब तक भी आपका अवकाश नेक्स्ट अप्लाई नहीं होगा। इसलिए प्रीफिक्स और जो है सफिक्स को भी बहुत सावधानी से आप अंकित करेंगे। नेक्स्ट आपका आ सकता है, यू कैन नॉट अप्लाई अ न्यू लीव अंटिल यू हैव ज्वाइंड योर ओल्ड लीव। जैसा कि अभी बीच में चर्चा के दौरान सुनील जी ने आपको स्पष्ट भी किया था कि आपने कोई भी अवकाश लिया हुआ है आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त, उसमें ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजना अनिवार्य है। वही जो बीच में बताया गया था वही स्थिति आ जाएगी। अगर आपने ज्वाइनिंग नहीं भेजी है तो आपको भेजनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा अवकाश मैंने पिछली बार लिया था, उसकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट नहीं भेजी थी, उसकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आप भेजेंगे और वो अप्रूव हो जाएगी। उसके बाद अवकाश
अप्लाई हो सकेगा। और ये इसके साथ ही या पीछे कोई आपने लीव कैंसिलेशन रिक्वेस्ट डाली होगी, वो भी अगर अनिर्णित है, आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर द्वारा उस कैंसिलेशन रिक्वेस्ट को अप्रूव नहीं किया गया है, तो भी आप नए अवकाश का आवेदन नहीं कर सकेंगे। तो कभी भी समस्या आती है तो इन बातों का ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छे से अवकाश अप्लाई हो सकेगा और आपको समय पर उसकी स्वीकृति भी प्राप्त हो सकेगी। उम्मीद है अवकाश जो लीव मॉड्यूल है उसके बारे में बताया गया विवरण आपके लिए लाभकारी होगा। अब मैं सुनील जी से अनुरोध करूंगा कि अब पेरोल मॉड्यूल पर अपनी बात को रखें। पेरोल मॉड्यूल पे चलते हैं। नेक्स्ट आगे पेरोल मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। यहाँ दो ऑप्शन मिलेगा आपको, एक सैलरी स्लिप, दूसरा अटेंडेंस। अटेंडेंस पे क्लिक करने पे ये मैसेज आता है। मैसेज आप ध्यान से पढ़ लेंगे। मैसेज ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो गलतियां हो जाती हैं। इसमें माह की अटेंडेंस में आप विद्यालय स्तर से शिक्षकों की अस्वीकृत छुट्टियों की जानकारी व अनधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों का विवरण ही भेजा जाएगा। स्वीकृत छुट्टी की जानकारी नहीं भेजनी। अगर छुट्टी स्वीकृत है, ऑनलाइन स्वीकृत हो या सर्वर न चला हो, ऑफलाइन स्वीकृत हो, उसकी डिटेल पेरोल पे नहीं डालनी है आपको। केवल अस्वीकृत छुट्टी जिसकी सैलरी कटनी है उसी की डिटेल फॉर्म 9 पे पड़ेगी। पहला ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव। इस ऑप्शन से अगर आपके स्कूल में कोई छुट्टी पे है और उसकी छुट्टी अभी स्वीकृत नहीं हुई है, पेंडिंग है, तो वो चीज यहाँ से दिख जाएगी कि इस कार्यालय का ये एम्प्लॉय अभी छुट्टी अप्लाई किया हुआ है लेकिन अभी इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। तो अगर आपके पास है एप्लीकेशन तो आप अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं, और अगर बीओ या बीएसए के पास है तो आप वेट करेंगे 24-25 तक, अन्यथा आप सेव कर देंगे। बीओ साहब उसमें आप करेक्शन कर लेंगे, क्योंकि उन्हीं के पास एप्लीकेशन रहेगी, वो अप्रूविंग अथॉरिटी वही है, और पेरोल भी 28 तक उनके पास खुला रहता है, तो वो करेक्शन करके फिर आगे जो भी काम होगा वो कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज। यदि कोई एब्सेंट पाया गया जांच के दौरान या बिना बताए अनुपस्थित रहा, उस एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे। अनुपस्थिति भरने के लिए यहाँ सिलेक्ट करेंगे किस तिथि को अनुपस्थित था, उसकी डिटेल यहाँ डालेंगे। यहाँ दिन ऑटोमेटिक आ जाएगा डेट सेलेक्ट करते ही। ये डेमो यूजर पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसलिए नहीं आ रहा है। एब्सेंट रीजन यहाँ पूछेगा, एब्सेंट रीजन में अननोन है या अनऑथराइज्ड लीव होगा, दो ऑप्शन मिलेगा। लीव का स्टेटस अनऑथराइज्ड लीव, रिमार्क डालेंगे किस कारण से, ये जो भी रिमार्क आपको डालना है, और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये अटेंडेंस फील्ड में चला जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि गलती से अनऑथराइज्ड लीव डाल दिया हमने, वो ऑफलाइन लीव पे थे, तो आप यहाँ से उसको डिलीट भी कर सकते हैं अगर गलती से पड़ा हुआ है अनऑथराइज्ड लीव। यहाँ से जाके आप डिलीट कर देंगे, ये रिकॉर्ड आपका डिलीट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू एंड लॉक अटेंडेंस। यहाँ पे जाके आप अटेंडेंस को लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद फिर आप इसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे, ये पावना आपकी चली जाएगी। इसलिए आप
ध्यान से पहले देख लें कि हमारे स्कूल में जो कर्मचारी हैं उनकी अटेंडेंस सही है कि नहीं सही है। ये आपको लिस्ट मिल जाती है एम्प्लॉइयों की, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन अननोन लीव पे था, कौन कैजुअल लीव पे था, कौन मेडिकल लीव पे था, सैंक्शन है या नहीं सैंक्शन। अगर आपकी पावना सही दिख रही है तो आप लॉक कर देंगे। सक्सेसफुली 9 रिकॉर्ड लॉक्ड। अगर आपके कार्यालय से कोई भी अनऑथराइज लीव पे नहीं है तो यहाँ पे किसी का नाम नहीं आएगा, 0 रिकॉर्ड फाउंड आएगा। यहाँ पे केवल अनधिकृत रूप से जो एब्सेंट थे उन्हीं की डिटेल आएगी। प्रिंट के माध्यम से आप पावना निकाल के लॉक कर सकते हैं। ये पावना यहाँ से देख सकते हैं। अब अगर यहाँ कोई गलती हो गई तो आप इसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे, फिर करेक्शन के लिए आपको खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय संपर्क करना पड़ेगा। वहां से 28 तारीख तक ये करेक्शन किया जा सकता है। अटेंडेंस की रिपोर्ट देखने के लिए आप चौथे विकल्प का चयन करेंगे, व्यू अटेंडेंस रिपोर्ट। यहाँ वर्ष सिलेक्ट करेंगे, यहाँ माह सिलेक्ट करेंगे, गेट रिपोर्ट। आपके कार्यालय की रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कितने लोग अनऑथराइज्ड लीव पे हैं। जो प्रेजेंट है उनका नाम इसमें नहीं आएगा। नीचे मैसेज लगा हुआ है, ऑल अदर एम्प्लॉई हुज नेम्ड आर नॉट इंक्लूड इन द above लिस्ट आर प्रेजेंट इन द entire अटेंडेंस ड्यूरेशन। 20 से 21 के बीच में इस लिस्ट में जो जिनका नाम नहीं प्रदर्शित हो रहा है वो कार्यालय में उपस्थित थे या स्वीकृत अवकाश पे थे। बस पेरोल में इतना ही है। सैलरी स्लिप आप यहाँ से देख सकते हैं, इस माह की सैलरी निकल गई, आप यहाँ से सिलेक्ट करके देख सकते हैं। ये आपके आईडी पे दिखेगा। ये हमारा डेमो यूजर है इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा। चलेगा बता दो। अगला आपके लिए डिस्कशन का टॉपिक जो था वो ई सर्विस बुक मॉड्यूल था। हम सभी जानते हैं कि 3 मई के शासनादेश के द्वारा केवल ई सेवा पंजिका को ही प्रभावी रखा गया है। जो मैनुअल रिकॉर्ड्स हैं उसके उन्हें निष्प्रभावी घोषित किया जा चुका है। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि हमारी ई सेवा पंजिका में प्रदर्शित हो रहे सभी रिकॉर्ड शुद्धतम रूप में हो।
तो मैं बात कर रहा था ई सेवा पुस्तिका की। ई सेवा पुस्तिका आपके सेवा इतिहास के सभी ट्रांजैक्शनों का एक इलेक्ट्रॉनिक विवरण है, जिसमें आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस संबंधी इंफॉर्मेशन, इनिशियल ज्वाइनिंग संबंधी सूचनाएं, शैक्षिक विवरण, पारिवारिक विवरण, नॉमिनी की डिटेल, सिलेक्शन ग्रेड, प्रमोशन, ट्रांसफर पोस्टिंग, विभागीय कार्रवाई, साथ ही यदि किसी प्रकार का पुरस्कार प्राप्त हुआ है आदि का विवरण रहता है। ई सेवा पुस्तिका का एक उदाहरण प्रस्तुत है आपकी स्क्रीन पे। आप देख रहे हैं कि संबंधित कार्मिक की फोटो प्रदर्शित हो रही है, कार्मिक का नाम, उनका EHRMS कोड, नेक्स्ट उस पे आ रहे हैं जैसा कि अभी मैंने बताया था शॉर्ट में, पर्सनल इंफॉर्मेशन, यहाँ पर एम्प्लॉय के बारे में व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे कि उनका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, होम टाउन, होम डिस्ट्रिक्ट, होम स्टेट, कैटेगरी, रिलीजन, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ब्लड ग्रुप, हाइट, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, सोर्स ऑफ अपॉइंटमेंट, पोस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट, ज्वाइनिंग डेट इन सर्विस, डेट ऑफ रिटायरमेंट, आइडेंटिटी मार्क, आधार नंबर आदि विवरण प्रदर्शित हो रहे हैं। इसी प्रकार एड्रेस डिटेल में संबंधित कार्मिक का वर्तमान पता तथा स्थायी पता दोनों ही प्रदर्शित हो रहे हैं। इसके सेक्शन सी में चलते हैं तो इनिशियल ज्वाइनिंग डिटेल्स, प्रथम बार जो सेवा शुरू की थी तो कब और कहां से किस पद पे शुरू की थी उसकी डिटेल्स हैं। इनिशियल ज्वाइनिंग के किस प्रदेश में, कौन से विभाग में, कौन से कार्यालय में, किस पद पे, और प्रथम नियुक्ति का आदेश, उसकी तिथि, उसके क्रम में किस तारीख को ज्वाइन किया था, फिर भर्ती का स्रोत क्या था, जो सेवा थी वो कौन से क्लास में आती थी, भर्ती का प्रकार रेगुलर या शिक्षा मित्र के संबंध में एडहॉक, इसी प्रकार अपॉइंटिंग अथॉरिटी, उनका पदनाम, GPF में आते हैं या CPF में, और उसका नंबर, इसी प्रकार पे बैंड, ग्रेड पे, बेसिक पे, ये सारे विवरण इसमें प्रदर्शित होते हैं। फिर आपका नेक्स्ट सेक्शन है शैक्षिक योग्यता का। शैक्षिक योग्यता जो आपका विवरण प्रदर्शित हो रहा है, प्रदर्शित होने के साथ साथ इसके सापेक्ष आपके साक्ष्य भी आपको अपलोड किए जाने थे। स्टार्टिंग में कार्मिकों के माध्यम से ही अपलोड कराए गए थे, वर्तमान में ब्लॉक संसाधन केंद्र के माध्यम से इनको जिनका शेष है अपलोड कराया जा सकता है। लेकिन जो भी शैक्षिक योग्यता प्रदर्शित की गई है या आपके द्वारा क्लेम की गई, उनके संबंधित साक्ष्य भी पोर्टल पर अपलोड होने हैं। अब आता है फैमिली डिटेल्स। फैमिली में पति, बच्चों का विवरण या जो भी आश्रित जिनको समझते हैं अपने पे, उन सभी का विवरण इसमें आना है। फिर ट्रेनिंग का डिटेल्स है, जो जो प्रशिक्षण आपने प्राप्त किए हैं उनका डिटेल्स यहाँ पर प्रदर्शित होना है। तत्पश्चात ट्रांसफर पोस्टिंग का डिटेल, स्टार्ट सेवा का आरंभ किया था कौन से जनपद के किस ब्लॉक के किस स्कूल में थे या किस विभाग में थे, उसके बाद कहाँ कहाँ स्थानांतरित होकर के या पदोन्नत होकर के आप पहुंचे हैं, उन सबकी डिटेल इसमें प्रदर्शित हो रही है। ऐसे ये आपके फाइनेंशियल डिटेल इस कॉलम में आपको प्रदर्शित होगा कि जो कौन से ग्रेड पे में आपने कौन से वेतन आयोग के संस्तुतियों के क्रम में किस वेतन क्रम में आपने सेवा प्रारंभ की थी, और तत्पश्चात आपके जो है अगले वेतनमान लगने के क्रम में या प्रमोशन के क्रम में आपकी सैलरी किस प्रकार बदली, उसका विवरण इसमें प्रदर्शित हो रहा है। और इधर जो आप देख रहे हैं वर्षवार इंक्रीमेंट की डिटेल भी आपकी प्रदर्शित हो रही है कि कब इंक्रीमेंट लगा, कितना बेसिक सैलरी आपकी हुई। अब आपकी एम्प्लॉय की सर्विस हिस्ट्री,
सर्विस हिस्ट्री से मतलब पद जितना बदला उतने का है। इनिशियल ज्वाइनिंग जिस पद पे की थी, फिर जो जो प्रमोशन आपको मिले उसकी डिटेल इसमें दिखेगी। यहाँ पर भी जिस पत्रांक से ज्वाइन किया पत्र के क्रम में, या जिसके क्रम में प्रमोशन हुआ, कहाँ प्रमोशन हुआ, किस ग्रेड पे में हुआ, सारी डिटेल्स आपकी प्रदर्शित हो रही है। इस प्रकार लीव डिटेल्स में आपके द्वारा उपभोग किए गए सारे अवकाश, आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त, जैसे कि पूर्व में भी जो मैनुअल सेवा पंजिका रखी जाती थी उसमें प्रदर्शित होते थे, इसी प्रकार इसमें भी आप जो भी अवकाश देंगे आपके ऑटोमेटिकली ई सेवा पंजिका में प्रदर्शित होते रहेंगे। फिर आपका नॉमिनेशन डिटेल्स, अब नॉमिनेशन के संबंध में आपकी डिटेल दिख रही है। उसके बाद यदि कोई अवार्ड मिले हैं आपको, उनकी डिटेल्स। तत्पश्चात कोई विभागीय कार्रवाई आपके विरुद्ध हुई है, कि भी सैलरी कटी है और कोई जो है आपको विभागीय दंड मिला अनुशासनिक कार्रवाई के क्रम में, ये सारे विवरण इसमें प्रदर्शित हो रहे हैं। तो किसी भी कार्मिक के लिए उसकी सेवा पंजिका उसकी सेवा का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसमें सभी कार्मिकों से अनुरोध है कि आप अपनी सेवा पंजिका को अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हुए देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर लें, और किसी भी प्रकार की विसंगति आपको परिलक्षित हो रही है अगर, तो उसका लिखित प्रार्थना पत्र उचित साक्ष्यों सहित आप आपके ब्लॉक संसाधन केंद्र में उपलब्ध कराएं, खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराएं, और वहां से उसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन करा लें, जिससे कि भविष्य में आपको सेवा संबंधी मामलों में किसी भी प्रकार की विसंगति या समस्या का सामना न करना पड़े। आज के सेशन में शामिल किए जाने वाले तीनों मॉड्यूल, चाहे वो लीव मॉड्यूल रहा हो या पेरोल मॉड्यूल और ये ई सेवा पुस्तिका का मॉड्यूल, तीनों के बारे में आपको विस्तार से बताया जा चुका है। इस आज शेयर की गई जानकारी का आप स्वयं और अपने साथियों के मध्य उचित उपयोग करें, इसका प्रचार प्रसार करें, जिससे सभी लोग सुगमता से सुविधा से कार्य संचालन कर सकें। आपको इसी बीच सेवा पुस्तिका कैसे देखेंगे, व्यू सर्विस बुक, या कैसे डाउनलोड करेंगे, ये स्टेप और आपको गाइड करा देते हैं थोड़ा सा। कहाँ इसका? ये ना गूगल, ये गूगल क्रोम में ना इधर। उस समय नहीं आ पाई थी ना, पता नहीं क्या इशू हो गया था स्ट्रीमिंग में। आप लॉगिन करेंगे तो ये यहाँ पर आपको ऊपर ही जो टैब्स बने हुए हैं, जनरल, लीव मॉड्यूल, ट्रांसफर मॉड्यूल, एसीआर, एपीएआर, पेरोल, और सबसे लास्ट में सर्विस बुक। सर्विस बुक में व्यू सर्विस बुक पर क्लिक करेंगे तो आपको एक बार पुनः जो है आपका HRMS कोड प्रदर्शित होगा। उसके क्रम में व्यू सर्विस बुक पे क्लिक करेंगे तो आपकी ई सर्विस बुक डाउनलोड हो जाएगी। इसको कहीं से भी जो है ये डाउनलोड का विकल्प है, यहाँ पर से आप जो है क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी। सेव कर लेंगे, आपके सेट में सेव हो जाएगी। सुविधा अनुसार आप इसको जो है अपने व्हाट्सएप में मेल में सेंड करके, अथवा जहाँ कहीं साइबर कैफे में या कंप्यूटर सेंटर पे जहाँ पे इसको कर रहे हैं आप, वहाँ पर इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। प्रिंट लेने के बाद आपसे अपेक्षा यही रहेगी कि आप इसको भली भांति अपने सारे जो बिंदु बताए थे सेवा संबंधी, चाहे पर्सनल डिटेल, एड्रेस, एजुकेशनल या सर्विस रिलेटेड जो भी बिंदु हैं, पूर्णतया जो है संतुष्ट हो लीजिए कि सारी प्रविष्टियां सही हैं।
किसी भी प्रकार की विसंगति होने की स्थिति में से इस ई सेवा पंजिका के जो है प्रिंट आउट और आपके लिखित प्रार्थना पत्र सहित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संपर्क करें और उसको संशोधित करा लें।